हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ मस्त स्वस्थ हैं और पढ़ाई जबरदस्त तरह से कर रहे हैं। दोस्तों जैसे आप लोग से वादा किया था, मैंने मैथ का महातांडव वीडियो लाने वाले हैं, तो चलिए वही लेकर आए हैं। इसमें टोटल दोस्तों हम लोग 80 क्वेश्चंस देखने वाले हैं और जो आप लोग एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। कल जो आप लोग को मैथ का एग्जाम होने वाला है, इसमें से काफ़ी सारे सवाल पूछेंगे। दोस्तों एक चीज़ बता दूँ, अगर इसमें सभी चीज़ आप समझ कर चल जाता हो तो 40 में 40 आप फोड़ कराओगे। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना। जितना सारा मैं बता रहा हूँ समझ लो, क्योंकि इसमें से ये एक टाइप का रिवीजन वीडियो है। मैं सभी चीज़ का ये सब अपलोड कर चुका हूँ। ये महातांडव इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये सभी रिवीजन है। ठीक है, आप लोग रिवीजन कर लो और जो नहीं देखो इससे पहले तो थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर देने वाला हूँ, और आप लोग देखो कितना आप लोग का हो रहा है। और टोटल 80 सवालों को देख लेना, सारा मॉडल पेपर से है, रिवीजन भी हो जाएगा और एग्जाम बहुत बढ़ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। और चैनल पर जितने सारे विद्यार्थी पहली बार सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना, इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए और अपने एग्जाम की तैयारी ताकत करने के लिए। देखो पहला सवाल हम लोग आया कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के लिए आपको पता है कि कोई भी चीज जो है संख्या वो P/Q के रूप में होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए रूट में है √3, तो ये तो होगा नहीं। पाई तो होता ही नहीं है परिमेय संख्या, वो एक अपरिमेय संख्या है, आपको पता है। तो यहाँ पर 3 जो है आपको 3/1 के रूप में लिख सकते हो, तो ये हम लोग का परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्न में से क्या होता है। तो दोस्तों दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही होता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो, जीरो किस प्रकार की संख्या है। तो दोस्तों जीरो एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि जीरो का आप 0/1 के रूप में लिख सकते हो ना, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। तो अगला सवाल हमारा प्रत्येक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों याद रखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या जो है वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, वास्तविक और अवास्तविक संख्याओं का मेल से बनता है। मतलब यहाँ पर पूछा प्रत्येक परिमेय संख्या, तो याद रखना वास्तविक संख्या जो है वो परिमेय संख्या होती है। 3 और 4 के बीच में निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो यहाँ आप लोग डिवाइड देके देख सकते हो, 3 और 4 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या होगी। भाग देना आप लोग बताना कि 3 और 4 के बीच में कोई भी 3.1, 3.2, 3.4 कोई भी आए वो परिमेय संख्या होगा। तो आप लोग कमेंट करके इसका आंसर सभी लोग बोलना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं बहुत दूर बता चुका हूँ। 6 नंबर देखिए, यदि 64 के पावर में x है इक्वल टू 8, तो x का वैल्यू निकालना है। तो देखो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, 64 के पावर में x है इक्वल टू 8, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। देखो 64 को लिख सकता हूँ 8 के पावर में, 8 का पावर में 2 और पावर में क्या है x है, बराबर 8 हो जाएगा। अब इसको फिर से लिख सकता हूँ 8 के पावर में 2x हो जाएगा, क्योंकि ये वाला गुना होता है, और बराबर 8। अब देखो यहाँ 8 के पावर में कुछ नहीं, मतलब 1 है ना। अब तो हम लोग कर सकते हैं इधर 8 का 2x और इधर 8 का 1 बराबर हो जाएगा, मतलब 2x बराबर 1 हम कर सकते हैं। मतलब x बराबर क्या कर सकते हैं, 1/2। कहीं भी ऑप्शन में दिख रहा है आपको 1/2, बिल्कुल दिख रहा है, उसको मार दो। आगे देख लो, निम्न में से कौन एक चर वाला बहुपद है। एक चर मतलब सिर्फ x तो रहेगा तो x ही रहेगा, y रहेगा तो y ही रहेगा, दोनों का मिक्सअप नहीं चलेगा भैया। तो यहाँ पर एक चर में बहुपद सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी ही दिख रहा है, जिसमें x ही है सिर्फ, उसके अलावा कोई नहीं। बोलोगे सर इसमें तो 3 है, तो 3 में कोई भी चर आपको दिख रहा है x y z कुछ भी नहीं, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और बहुपद 2x + 6 का शून्यक कौन है। तो इसका शून्यक देख लो मेरे दोस्त, 2x + 6 = 0 हो जाएगा। शून्यक जब भी निकालना होगा, और एक क्वेश्चन इससे फिक्स है, तो 2x = क्या हो जाएगा, -6, क्योंकि प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा -6/2, कट जाएगा -3 बार में, तो -3 आंसर देख लो कहीं है तो मार देना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद x के पावर में 4 - 3x² - 5 का घात है। ठीक है, इसका घात कितना देख लो। तो सबसे ज़्यादा जो पावर में रहता है वही घात कहलाता है। तो सबसे ज़्यादा पावर में x के पावर में 4 है, तो वही इसका घात हो जाएगा, यानी कि 4 जो है उसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला सवाल है, px = x - 1, तो p0 का मान होगा। p0 मतलब x की जगह पे 0 रख देना है, तो x की जगह पे अगर 0 रख दोगे तो x - 1 यानी कि 0 - 1, तो 0 में 1 जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -1 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, 2x³ - 5x² - x + 3 में x² का गुणांक है। x² का गुणांक क्या है, तो ये देखो x² दिख रहा है भाई साहब, उसका गुना में क्या है -5, तो -5 को टिक करो। कितना आसान आसान सवाल है, बिल्कुल इसी प्रकार के एग्जाम में भी आएंगे, तो एक भी क्वेश्चन आप लोग का छूटना नहीं चाहिए। यदि किसी बहुपद px = x के पावर 31 + 1 को x - 1 से आप विभाजित करते हो तो शेषफल क्या होगा। जब भी इस प्रकार का सवाल रहेगा, आप जिससे विभाजित करना है उसको 0 पुट कर दो। x - 1 बराबर 0, 1 मिनट रुको, 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1। अब ये जो 1 है आप यहाँ पर पुट कर देना। ठीक है, तो 1 जब पुट कर दोगे तो 1 के पावर में 31 हो जाएगा, और प्लस में 1, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। समझ गए मेरी बात। तो 2 कहीं भी दिख रहा है, जी सर, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा बहुपद द्विपद है। द्विपद मतलब जिसमें सिर्फ 2 पद रहेगा। ठीक है, त्रिपद मतलब 3 पद रहेगा, द्विपद मतलब 2 पद रहेगा। तो यहाँ पर द्विपद यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल द्विपद है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज x² - 9x + 14
का गुणनखंड है, इसका गुणनखंड क्या है? तो गुणनखंड निकालना मैं आप लोगों को 1000 बार बताया हूँ, इसको आप लोग निकालना और कमेंट सेक्शन में बोलना, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा तो आप लोग को समझ में भी सीखने तो मिल जाएगा, लेकिन तो इसका आप लोग कमेंट में आंसर बोलना, ठीक है, क्योंकि मैं 2-3 वीडियो में बता चुका हूँ गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, तो कमेंट में बोलना इसका आंसर सभी लोग। नेक्स्ट देखो, बिंदु बी का निर्देशांक क्या है? तो बी कहाँ पर आपको दिख रहा है? कहीं दिख रहा है बी? बी दिख रहा है सर यहाँ पर। तो यहाँ देखो निर्देशांक कैसे निकालते हैं, जो x में है उसको पहले ले लो। x में क्या है यहाँ पर -5, तो -5 को ले लिए पहले। y में क्या है, कहाँ पर काट रहा है? तो y में सर 2 को टच कर रहा है, तो 2, बस हो गया बी का निर्देशांक -5,2। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और अगला सवाल देखो 15 नंबर क्या बोल रहा है, सॉरी 16 नंबर, निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। -3 -5 द्वारा, देखिए -3 और -5 कहाँ है? तो आप एक चीज़ देखो ना, -3 x में है और -5 y में है, तो -3 x में कहाँ है? यहाँ पर है, तो यहाँ से, और -5 यहाँ से, मतलब ये जो यहाँ पर मिल रहा है कहाँ पर मिल रहा है? तो ई में मिल रहा है, तो ई हो जाएगा, ये दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए? अगला सवाल है डी का भुज। भुज मतलब होता है एक्स का निर्देशांक। तो देखो डी पर सबसे पहले ढूंढो कहाँ पर है, तो डी यहाँ पर है। वो एक्स में कहाँ पर टच कर रहा है? तो 6 पर कर रहा है, तो मार दो 6 को सही। डी का भुज, भुज मतलब होता है एक्स का निर्देशांक, तो डी कहाँ पर एक्स को टच कर रहा है? 6 को ना, तो 6 हो जाएगा, उसका निर्देशांक चाहिए ना, तो बिल्कुल 6 को मार दो। और आगे बढ़ेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए। और बिंदु एच की कोटि, कोटि मतलब वाई का निर्देशांक, मैंने आप लोगों को बताया है, और सवाल इससे बिल्कुल रहेगा ही रहेगा 100% भुज और कोटि से। तो समझ लो एक्स का निर्देशांक जो रहेगा वो भुज होता है, वाई का निर्देशांक जो रहता है, वाई का जो वैल्यू रहता है वो कोटि होता है। तो एच में चलाओ सबसे पहले, एच 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 यहाँ आ गए। एच वाई को कहाँ पे टच कर रहा है? देख लो, वाई को टच कर रहा है कहाँ पर? अरे रुक, हाँ ये -3, तो -3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। -3 कहीं दिख रहा है कोटि में? जी हाँ सर, यहाँ पे दिख रहा है, तो मार दीजिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। बिंदु एम का निर्देशांक, बिंदु एम कहाँ है? एम आपको कहीं दिख रहा है? जी सर, यहाँ पर दिख रहा है, उसका निर्देशांक पूछा है। तो देखो ये एक्स अक्ष पर ही एम को आंक दिया है ना, इसी पर, तो एक्स अक्ष पर जब दे दिया है तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्स का वैल्यू देखो कहाँ पर है, एक्स का वैल्यू -3 में है, -3 है एक्स का वैल्यू, कहाँ पर? -3 में टच कर रहा है ना, तो -3। अब बताओ, अगर किसी कोई चीज़ बिंदु एक्स पर ही लिख देते तो वहाँ पर वाई का मान मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। थोड़ा सा अगर ऊपर उठेंगे तो मिलेगा, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो भी मिलेगा, इस एक्सिस पर तो नहीं मिलेगा कम से कम, तो वाई का वैल्यू 0 हो जाएगा। मतलब -3,0 हम लोग का एम का निर्देशांक हो जाएगा -3,0, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितना सारा निर्देशांक ज्यामिति सब लोग का सवाल है, तो यार इसको अच्छे से कर लेना। एक अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? जहां पर काटता है एक दूसरे को, फटाफट यहाँ काटता है, तो इस बिंदु को क्या बोलते हैं? इसको बोलता है मूल बिंदु। याद रख लेना, काफी महत्वपूर्ण सवाल है, मूल बिंदु से हर एक बार सवाल आता है। अगला सवाल है 21 नंबर, यदि 2,0 रैखिक समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है तो k का मान क्या होगा? तो बस x का मान 2 है, y का मान 0 है ना, बैठा देना, k का मान निकल जाएगा। तो 2, बैठा दिए 2 + 3, y का मान है 0 बराबर में k, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, +3 × 0 0 हो जाएगा बराबर में k, तो k का वैल्यू हो जाएगा 4। ओके, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होगा? जो 2 चर वाला समीकरण होता है दोस्तों, मैं आप लोग इससे पहले ही बताया हूँ, ax + by + c के रूप में होता है बराबर में 0। बस इसको आप लोग याद रख लेना और कुछ नहीं। ये है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ax + by + c बराबर 0, ये सही उत्तर हो गया। और अगला सवाल है हमारा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ प्रदर्शित करता है। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, कैसा ग्राफ होता है? एक सरल रेखा होता है, समझ गए? तो एक सरल रेखा होता है, याद रखना। अगला सवाल है, x = 5 y = 2 निम्नलिखित में से किस रैखिक समीकरण का हल है? तो x = 5 और y = 2 में रख के देखो, जिसमें भी 7 आ जाएगा वही सही उत्तर हो जाएगा। तो x + y = 7 है ना, तो इसमें रखो x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 2, 5 और 2 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। रैखिक समीकरण 2x + 3y = 12 का एक हल है, तो इसका एक हल क्या हो जाएगा? बस आप लोग पुट करके देखो, जहाँ पर 12 आ जा रहा है बराबर में वही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन को देखेंगे, x का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 3 9 9 4 13 बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर 3 दूनी 6 और 2 3 दूनी 6 ये हो जाएगा। देखिए 2x है तो 2x का लेंगे क्या 3, तो 2 3 6, और y का वैल्यू क्या है 2, तो 3 दूनी 6, तो 6 और 6 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को पुट करके देखना, सही आंसर आ जाएगा। यदि बिंदु 2,3 x + y = k द्वारा निरूपित रेखा है तो k का मान ज्ञात कीजिए। कितना आसान सवाल पूछा है, बस x और y का वैल्यू रखो। x का वैल्यू कितना है देखो, मैंने पहले कहा जो पहले रहता है वो x का होता है, जो बाद में रहता है y का, मतलब 2 है x का वैल्यू, y है, और 3 है y का वैल्यू, तो 2 + 3 बराबर में k, यानी कि k का वैल्यू जो हो गया 5 निकल कर सामने आता है हम लोग का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
27 नंबर देखिए, रैखिक समीकरण 4x + 3y = 12 का आलेख x अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो x अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, आप x बस वैल्यू बैठा के देख लो जिसमें भी आपका सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पर देखो x अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। अच्छा, यहाँ पर x अक्ष के किस बिंदु पर बोला ना, तो x अक्ष में अगर प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है, तो y का वैल्यू वहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। ये तो पता है ना, y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बस y का मान रख दो 0, x का मान निकल जाएगा। तो 4x हो जाएगा और प्लस 3 × y 3y, तो y का वैल्यू 0 रखोगे तो ये 3 भी 0 हो जाएगा और इक्वल टू 12। तो यहाँ से x का वैल्यू निकला है 4 × 12 कटेगा ना, 4 × 12 तो 3, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0 कहीं दिख रहा है। जी सर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पूछा है कि 60 डिग्री के पूरक कोण का मान क्या होगा। तो पूरक कोण मतलब जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। यानी कि 90 को माइनस कर दो, 90 - 60 कर दो, 30 डिग्री जो होगा आप लोग का पूरक कोण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वह कोण जो 90 से अधिक या 180 से कम है क्या कहलाता है। 90 से अधिक होता है और 180 से कम होता है दोस्तों, उसे हम लोग बोलते हैं अधिक कोण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक हो। दोस्तों ये एक सवाल मैं सुबह ही बताया था आप लोग को, और इस सवाल को अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, आप लोग सुबह वीडियो देखे होंगे। कमेंट में सभी लोग छाप देना इसका आंसर क्या होगा फटाफट। मैं जितना सवाल पूछ रहा हूँ कमेंट में आप लोग को वो होमवर्क है, सॉल्व करके बताना कितना होगा उसका आंसर नीचे, क्योंकि देखिए अभी आप लोग सिर्फ देख लोगे आंसर तो नहीं, आप लोग खुद भी कलम चलाना पड़ेगा। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, साथ में आप भी कॉपी पेन रखिए, सॉल्व करो, ठीक है, कितना बन रहा है कितना नहीं ये देखो, क्योंकि ये महातांडव वीडियो है, सब क्वेश्चन रहेगा, हर एक प्रकार का क्वेश्चन रहेगा इसमें। नीचे दी गई आकृति में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। क्या देख लो, नीचे दी गई रेखाएं आकृति में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। रेखा यहाँ पर देख लो ये, तो आप लोग को कौन COE निकालना है, ये वाला कौन COE, ये वाला दिख रहा है, ये निकालना है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज देखो, AOC + BOE दिया हुआ है। AOC + BOE, AOC + BOE कितना दिया है, 70 डिग्री। ये AOC + BOE दोनों मिला के 70 दिया है, आपको ये वाला कोण निकालना है ना। ये दोनों 70 दिया, आपको पता है कि पूरा कोण होता है 180, ठीक है, जिसमें से ये और ये कितना हो गया, 70 हो गया। तो 180 में आप 70 को अगर माइनस कर दोगे मेरे दोस्त, तो ये वाला कोण तो निकल जाएगा ना, कितना आएगा, 110 डिग्री। ऑप्शन बी को मारो फटाक से, काहे लिए वेट कर रहे हो। अगला सवाल है हमारा, देखो क्या है कि हाँ, x + y का मान क्या होगा। देखो यहाँ पर दो रेखा जो है वो समांतर में दे दिया गया है, आपको पूछा x + y का मान। तो x + y का मान सबसे पहले आपको x और y निकालना पड़ेगा ना। तो ये पूरा 180 डिग्री होता है। कोई याद रखना, कोई भी जो रेखा होता है एक ओर का कोण 180 होता है। ये रेखा है, एक ओर का कोण 180, ये हो गया 50, तो ये कितना होगा, 130 डिग्री होगा ना, क्योंकि 180 में आप 50 को माइनस करोगे मेरे दोस्त तो 130 डिग्री ही आता है, समझ गए। तो 130 हो गया और ये है 130, तो ये भी 130, तो 130 और 130 को जब जोड़ दोगे तो 260 निकल कर सामने आता है, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक बैठता है। 33 नंबर देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग किसको नहीं पता है, सभी को ही पता है। यहाँ पर 180 डिग्री हो जाएगा। आगे देखो, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं। एक देखो, आप एक चीज देख लो सबसे पहले, तब समझोगे, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है। अब एक अगर समकोण बन गया तो और समकोण बन सकता है क्या, बिल्कुल नहीं बन सकता है। एक त्रिभुज में एक ही समकोण, एक ही 90 डिग्री हो सकता है ना, बाकी 90 डिग्री कैसे होगा, बाकी दो तो न्यून कोण हो जाएगा, एक ही समकोण। अब दो समकोण थोड़े बना सकते हो, दो समकोण बना दोगे तो त्रिभुज का भी नहीं बनेगा वो। तो ये आपका कम से कम एक समकोण, मतलब अधिक से अधिक एक समकोण होता है, ठीक है। अधिक से अधिक बोलो, कम से कम बोलो, कम से कम तो 0 हो जाएगा, अधिक से अधिक 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, AB = QR, BC = PR और CA = PQ है, तो क्या होगा, देखो AB बराबर क्या है, QR ना, तो AB = QR, BC = PR, BC = PR। तो आप लोग एक चीज़ देख लो, यहाँ पर ABC ले रहे हैं तो QR P हो रहा है, तो ABC और QR P कहीं पर है, नहीं है। तो एक काम करो, अब त्रिभुज बना लो, ज़्यादा बेटर होगा फिर। ABC और एक त्रिभुज बनाओ PQR। अब देखो, AB = QR, AB है तो QR है, ठीक है, BC है तो PR है, समझ गए, दो से इंडिकेट कर दे रहा हूँ। CA है तो PQ है, CA है इसको 3 दे रहा हूँ तो PQ है। अब त्रिभुज का नाम दो, पहला ऑप्शन देखो, ABC तो PQR, ABC तो PQR, बिल्कुल नहीं, AB तो PQ तो बराबर है ही नहीं, AB और PQ बराबर है क्या, नहीं, AB और QR है। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, CBA की PQR, CBA देखो, CBA तो PQR, ये भी नहीं होगा, ये भी मैच नहीं हो रहा है। BAC और RPQ, BAC और RPQ, ये वाला हो सकता है। देखो BAC में एगो है और RPQ में 2 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। मतलब आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर एक भी ऑप्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं यहाँ पर हो रहा है, आप लोग कमेंट में बताना इसका कोई अगर सही उत्तर हो रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का है कि दिए गए, हाँ ये तो हो गया,
ये वाला 36 नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज के सर्वसमता कसौटी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो एस एस ए है, ये सर्वसमता कसौटी नहीं है। ठीक है, आप लोग इसको देख लेना अच्छे से। मैंने एग्जाम में पूछ सकते हैं, बहुत बार ये सवाल बताया हूँ आप लोग को। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि इन त्रिभुजों के दो कोनों के युग्म बराबर हो तथा वह भुजा जिस पर दोनों कोण बन रहे हो बराबर हो। किस प्रकार के सर्वांगसम होंगे? देखो, दो कोण बराबर हो रहा है और भुजा उसके बीच में हो रहा है, मतलब ए, ये नियम कौन सा हो जाएगा? जी हाँ मेरे दोस्त, ASA नियम हो जाएगा। ठीक है, दो कोण है और भुजा उसके बीच में है ना, तो देखिए भुजा साइड उसके बीच में, साइड साइड में एंगल है ना, तो एंगल साइड एंगल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और आगे देखो क्या है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है कितना? 60 डिग्री का होता है मेरे दोस्त। आगे देख लो 39 नंबर, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो जब तीनों भुजा बराबर होता है तो दोस्तों साइड 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 यानी कि भुजा भुजा भुजा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आकृति में त्रिभुज BOC तथा त्रिभुज AOD सर्वांग किस नियम से सर्वांग सम? देखो यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज दिख रहा है। ठीक है, तो जब भी समकोण त्रिभुज में सर्वांग समता पूछे तो आपका RHS नियम हो जाता है, राइट हाइपोटेनियस साइड, क्योंकि एक समकोण है इसलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? ठीक है, कौन अभाज्य संख्या है? तो देख लो 2 1 4 2। अभाज्य संख्या मतलब जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होता है, उससे एक भी नहीं होता है ज्यादा। तो 2 को आप लोग लिखोगे 2 गुना 1 ही लिख पाओगे, एक ये हो गया और एक ये हो गया, मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड, इसके अलावा एक भी नहीं। तो अभाज्य संख्या कौन है? तो 2 हो जाएगा यहाँ पर, समझ गए। आगे देखो, 2 पूर्णांक गुणनफल हमेशा होता है। 2 पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा, जो भी आप गुना कर रहे हो तो एक पूर्णांक ही निकल कर सामने आएगा, समझ गए। 2 पूर्णांकों का गुणनफल पूर्णांक होता है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पाई किस प्रकार की संख्या है? तो आपको पहले ही बताऊं पाई क्या है। एक यहाँ पर देखो परिमेय भी नहीं है, पूर्ण संख्या भी नहीं है, प्राकृत संख्या भी नहीं है। तो पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसमें से अपरिमेय संख्या में यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी हो जाए, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखो वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है? तो दोस्तों बता दो, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर C, A और B दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट 2 3 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? 2 3 के बीच दोस्तों आप लोग क्या हो जाए, 2 3 के बीच में 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 2 पॉइंट समथिंग कब आएगा? जब 5/2 का भाग दोगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, समझ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 के पावर में -3 किसके बराबर होगा? देख लो यहाँ पर 2 के पावर में -3 है, इसको आप लिख सकते हो 1/2 के पावर में 3। आपको बताया हूँ जब भी पावर में माइनस रहेगा नीचे करोगे तो माइनस हट जाएगा, 2 के पावर में 3 यानी कि 8 हो जाएगा। 1/8 कहीं भी है, जी हाँ, C नंबर मार दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक बहुपद है? बहुपद मतलब जिसके पावर में पूर्ण संख्या होती है, तो सिर्फ और सिर्फ यही वाला निकल कर सामने आता है, ऑप्शन C। क्योंकि देखिए बटा में 1 से होगा नहीं, रूट 1 से होगा नहीं, यहाँ पर x के पावर -1 होगा नहीं, सिंपल सा ये है, सभी का x के पावर में पूर्णांक है, तो ये मतलब पूर्ण संख्या है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, पूर्ण संख्या नहीं सॉरी प्राकृत संख्या होगा, 1 2 3 4 प्लस में कुछ भी होगा। निम्न में से किस बहुपद का 1 शून्यक 2 है? 1 शून्यक 2 है किसका? इसका जी, x - 2 बराबर करो 0, x बराबर ले लो 2। आगे देखो बहुपद, इसका घात क्या है? घात सबसे ज्यादा जो पावर में होता है वही, तो x के पावर में 3, तो इसका घात हो जाएगा 3। px बराबर इतना है तो p1 का मान निकालिए। बहुत आसान सा सवाल है, बस आप 1 पुट कर दो, 5 × x का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, -2 × x × 1 मतलब x की जगह पे 1 और प्लस 7, तो 5 × 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो गया, -2 एकम 2 हो गया, प्लस 7 हो गया, 5 में 2 गया 3 और प्लस 7 = 10 हो गया, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा 5 में 2 गया 3, 7 3 10 हो गया ना, तो 10 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि 5 में 2 जगह 3 हो जाएगा, 3 और 7 10 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, 2x³ - 5x² - 2x + 5 में x के पावर 4 का गुणांक है। x के पावर 4 कहीं आपको दिख रहा है? x के पावर 4 कहीं भी आपको दिख रहा है? बताइए, अगर दिख रहा है तो ना आप आंसर निकालोगे, कहीं दिख ही नहीं रहा है x के पावर 4, तो ये क्वेश्चन गलत है, आप लोगों को मिस। आगे देखो क्या है, यदि किसी बहुपद x² + x - 2 को x + 2 से विभाजित कर दिया तो शेषफल क्या होगा? विभाजित वाला जब भी बात हो इसको बराबर 0 कर दो, x बराबर आ जाएगा -2 और यहाँ पर रख देना -2 का वैल्यू x जगह पे, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -2 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। ठीक है, क्या जो -2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस माइनस से -2 हो गया और यहाँ पर -2 हो गया, 4 में 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, समझ गए। तो 0 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो, x² - 9x + k का एक गुणनखंड x - 1 है तो k का मान क्या हो? जब गुणनखंड बोल ही दिया है ना दोस्त, तो ये बराबर 0 हो जाएगा, और x - 1 बराबर 0 बोल रहा है तो x बराबर हो जाएगा 1। तो यहाँ पर देखो x का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर? 1 का स्क्वायर, -9 × x का भी क्या हो जाएगा 1 और प्लस में क्या है k बराबर में 0।
तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 9 और प्लस के बराबर 0, 1 भी 9 गया तो हो जाएगा -8 और -8 उधर जाएगा हो जाएगा +8, -8 प्लस के बराबर अगर 0 कर दोगे तो के बराबर हो जाएगा 8, तो 8 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का गुणनखंड है, तो इसका गुणनखंड मैंने आप लोग पहले ही बताया, इसका निकाल के आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से छाप देना। और फिर से दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति आ चुका है, देख लो, चलिए फटाफट देख लेते हैं। एल का निर्देशांक पूछा है, तो एल देखो एक्स को -5 में टच कर रहा है, वाई को -4 में, तो -5, -4 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फटाफट देखो, बहुत आसान सवाल है। बिंदु एस की कोटि क्या है, तो मैंने कहा कि एक्स का निर्देशांक जो होता है वो कोटि होता है, तो एस में पहले चले जाओ आप, एस कहाँ है देखो यहाँ पर, और एक्स का निर्देशांक क्या है यहाँ पर, एक्स माने एक्स 3 पे टच कर रहा है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा आंसर, तो 3 हो गया। आगे देखो बिंदु बी की सॉरी यहाँ पर एक्स की कोटि पूछा है ना, तो कोटि आपका वाई का निर्देशांक होता है, ठीक है, वाई एस का कोटि हो जाएगा -4। देखो आंसर आप लोगों का एग्जाम में भी ऐसा ही रहेगा, तो आप लोग गलत हो सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से सोचकर मारना, ठीक है। तो इसलिए कोटि मतलब याद रखना वाई का निर्देशांक, और भुज मतलब याद रखना एक्स का निर्देशांक। तो एस का कोटि पूछा था, तो वाई को कहाँ पे टच कर रहा है, -4 पे, तो -4 आंसर हो जाएगा। बी की भुज, अब देखो बी में चलाओ और एक्स को देख लो, 4 हो गया, तो 4 उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। बी के भुज क्या हो जाएगा 4। आगे देखो निर्देशांक 3 को -4 द्वारा पहचाना गया। दोस्तों निर्देशांक चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है, समझ लो, क्योंकि बहुत सारे सवाल इससे आप लोग पूछ जा रहे हैं। 3 को -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या हो जाएगा, 3 को -4 कहाँ पर देखो, एक्स में 3 वाई में -4, ये है जी एस, तो एस को कर देना ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों, कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा क्या होता है, ये होता है क्षैतिज, ये होता है ऊर्ध्वाधर, तो क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर जो रेखा होता है उसको वाई अक्ष, तो यहाँ पर एक्स अक्ष सही उत्तर हो जाएगा, क्षैतिज रेखा ये वाला एक्स अक्ष, ठीक है, गलत नहीं है। 20 में देखो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक ये जो है दोस्तों, ये बिंदु, इसको मूल बिंदु बोलते हैं, इसका निर्देशांक 0,0 यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और बोला यदि 2,5 रैखिक समीकरण 2x + y बराबर k का एक हल है, तो k का मान निकालना है। तो देखो x और y का वैल्यू आपको दे ही दिया है, बस पुट कर दो, आंसर निकल जाएगा। तो 2x है तो x की जगह पे 2 पुट कर दिए, प्लस y की जगह पे 5 पुट कर दो, बराबर k, तो 2 दूनी 4 और 5, k का वैल्यू कितना हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर सी को मार दो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 22 नंबर, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप मैंने इससे पहले वाला सवाल में बताया, जी हाँ दोस्तों बी नंबर सही हो जाएगा, और x + by + c के रूप में होता है, याद रख लेना। समीकरण 2 दिया है का मानक रूप से तुलना करने पर a b c का वैल्यू निकालना है। तो देखो ax + by + c 2x है, मतलब ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, तो 2, 3 और 7 कहाँ पर है, तो मार दो उसको, 2, 3, 7, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कितना आसान सवाल है दोस्तों, अगर आप लोग ठीक से मॉडल पेपर को समझ लेते हो ना, तो एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं। x बराबर 2, y बराबर 4 निम्नलिखित में से किस रैखिक समीकरण का हल है, तो बताया वही कि जिसमें आपको सेटिस्फाई करेगा। देखो 7 है सब में, तो इसमें अगर आप पुट कर दो 4 और 2 6 हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, x + y 3x + y बराबर 7 है, तो देखो 3x, तो 3 दूनी 6 और प्लस 4 जोड़ो तो 10 होगा, ये भी तो होगा नहीं। ये देखो x + 3y है ना, तो x + 3y है, x की जगह पे 2 और y 3y है, तो 3 4 12, 12 2 16, ये भी नहीं होगा। अच्छा डी नंबर देखो, अब डी नंबर में आ गए हम लोग, x का वैल्यू है 2 और y का वैल्यू है 2y, यानी कि 2 × 4, 2 × 4 क्या, 2 4 8 हो जाएगा, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 कहाँ पर है, कहीं दिख रहा है आपको, जी हाँ ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 25 नंबर, रैखिक समीकरण 4x - 6y बराबर 8 का एक हल है, तो इसका एक हल है। मैंने ये सवाल आप लोगों को इस प्रकार का बहुत बार बताया कि ऑप्शंस के हिसाब से हिट करना, तो कमेंट सेक्शन में छाप देना क्या होगा इसका। तो मैं आप लोग बहुत होमवर्क दे रहा हूँ, और होमवर्क वही चीज़ दे रहा हूँ जो आप लोग को बहुत बार कराया हूँ वो चीज़, तो कमेंट में होमवर्क जरूर बता देना, ठीक है आप लोग सभी लोग, क्योंकि मैं भी तो जानना देखूँ हाँ सच में आप लोग कितना पढ़ रहे हो। आगे अगला सवाल है, यदि बिंदु 4,7 2x - y बराबर k द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है, तो k बराबर क्या होगा। तो देखो यहाँ पर x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 7, बैठा दो, 2, x की जगह पे 2 गुना x की जगह पे 4 माइनस y की जगह पे 7 बराबर में k, तो 2 4 8 हो जाएगा, -7, 8 में 7 गया तो एक आंसर हो जाएगा ना, तो एक कहीं भी दिख रहा है, जी हाँ दोस्तों ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर दोस्तों, अभी जो मैं बाहर वीडियो बना रहा हूँ, मैं आप लोग कंडीशन मेरा समझ नहीं सकते, मैं घर के बाहर हूँ और अभी मेरे गाड़ी में बैठ कर मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप समझ सकते हो, क्योंकि मुझे वीडियो देना था और इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके बाद मुझे तुरंत यहाँ से निकलना है एक जगह के लिए, तो फिर वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी था, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत कहीं पर मिस हो गया होगा तो आप लोग उसको मैनेज कर लेना, ठीक है, कमेंट में बोल देना, मैं उसको एडिट कर दूंगा।
यदि बिंदु 4,7 इतना द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है तो के क्या होगा। तो देखो 4,7 इस पर द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित, तो के का मान पूछा है, तो बस आप लोग वैल्यू बैठा दो, आंसर आ जाएगा 2x। ये तो बताया हूँ ना मैं, 2008 में साथ दिया, तो चलो ये तो बता दिया। रैखिक समीकरण x + 3y = 6 का आलेख y अक्ष के किस बिंदु पर छेद करेगा। y अक्ष के किस बिंदु पर, अच्छा भैया y अक्ष पर अगर प्रच्छेद करेगा तो वहाँ x का वैल्यू 0 होगा, और x का वैल्यू 0 सिर्फ यहाँ पर पुट कर देना, 0 + 3y, तो 3 और y = 6, ठीक है। तो y = 6/3 हो जाएगा, काट देना, 2 बार में कट जाएगा। चूंकि y अक्ष पर बोल रहा है, y अक्ष पर काटेगा तो वहाँ पर x 0 होगा, ठीक है। y कितना आ गया 2, तो x 0 y 2 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी, समझ गए। नेक्स्ट देखो हम लोग क्या निकल कर आ रहा है, 28 नंबर, ज़्यादा सवाल नहीं है, 10 सवाल है, देख लो अच्छे से। 80 डिग्री का संपूरक कोण का मान क्या होगा। तो 80 डिग्री का संपूरक कोण, संपूरक मतलब 180, तो बस 180 से माइनस कर देना 80 को, आपका वैल्यू आ जाएगा 100 डिग्री। मार दो फटाक से, आगे बढ़ जाओ। वह कोण जो 0 से अधिक तथा 90 से कम हो क्या कहलाता है। 0 से अधिक होगा, 90 से कम होगा, 90 से कम है यानी कि न्यून कोण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस कोण की माप क्या है जो संपूरक कोण का 2 गुना हो। संपूरक कोण का 2 गुना होगा, उस कोण की माप क्या होगा। तो मान लो एक कोण हम x मान लिए, ठीक है, और दूसरा जो संपूरक कोण बोला है ना, तो संपूरक कोण क्या होगा, दूसरा कोण 180 - x, तो आपको यही x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। क्या बोला, संपूरक कोण का 2 गुना, तो x बराबर क्या हो जाए, 2 × 180 - x, बस को सॉल्व करो, x का वैल्यू निकाल दो। x बराबर 18 दूनी 36, 360 डिग्री और -2x, ठीक है। -2x इधर आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, मतलब 3x हो जाएगा। तो 3x बराबर 360 डिग्री, इसको काट देना तो 120 बार में कट जाएगा। ऐसे देखो जी, ऐसे 300x बराबर 120, बहुत और बताएं वो चीज़, सॉरी 360 था ना, 360, तो 120 बार में कट जाएगा, 120, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नीचे दी गई आकृति में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रच्छेद करती है। यदि POY बराबर 90 डिग्री है, A/B बराबर 2/3 है, तो C का मान निकालना है। C मतलब ये वाला, ठीक है। तो आप B का वैल्यू निकाल लोगे ना, तो आराम से निकाल लोगे। देखो A और B का यहाँ पर अनुपात दिया है, तो लिख सकते हैं, जब भी अनुपात रहेगा तो उसको लिखना 2x + 3x, ठीक है, उसको x में लिख लेना। और ये कितना, ये 90, तो ये भी 90 हो जाएगा। तो 2 और 3 5, x बराबर 90, काट देना 18 बार में, कट जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया, 90। आपको निकालना है ये c ना, तो आप b को पहले में निकाल लो। b कितना है देख लो, b था आपका कितना, b था 3 ना, b देखो b का अनुपात 3 में है, तो 3x को निकाल लो, तो 3 × 18 करोगे तो निकल के आएगा कितना, 54 डिग्री, ठीक है। ये दोनों कोण मिला के ध्यान से देखो, b का मान याद रखो 54 डिग्री आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये दोनों मिला के 180 है, तो b + c बराबर 180, b कितना है 54 + c बराबर 180, तो 180 में 54 को माइनस कर देना। आई थिंक आप लोग का आंसर 126 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नीचे दी गई आकृति है और ये आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना है, जिस प्रकार से मैं आपको समझाया ऊपर वाला, उसी प्रकार से कितना लड़का कमेंट करके आंसर बताता मैं देख रहा हूँ। आगे देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दिया है 1:3:5, तो सबसे बड़े कोण की माप कितना होगा। सबसे बड़े कोण क्या है, 5। मैं बताया जब भी इस संपर्क अनुपात में रहेगा उसको x मान के लिख लेना। तो पहले क्या है 1x, फिर क्या है 3x और फिर क्या है 5x, सभी को जोड़ के त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो 5 3 8 1 9, यानी कि 9x बराबर 180 डिग्री, काट देना 20 बार में कट जाएगा। x का वैल्यू कितना निकल जाएगा 20, तो 5 को सिर्फ 20 क्यों ना करो, क्योंकि 5x है ना, क्या है 5x है, 5x है ना, तो 5x को 5 20 से 100, तो सबसे बड़ा कोण 100 डिग्री का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। मैं ये रिवीजन वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ, महातांडव यानी कि रिवीजन, तो आप लोग पहले से बनाए हो और नहीं बनाए हो तो यहाँ पर बस थोड़ा बहुत समझ जाओगे तो एग्जाम में बना दोगे। किस आप लोग स्लो करके देख लो, एक बार में नहीं आ रहा, 2 बार देख लो, समझ जाओगे, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन का वैरायटी दोस्तों एक साथ बताना, फिर समझ रहे हो, वो भी मैथ, साइंस नहीं है, सोशल साइंस नहीं है, क्योंकि यहाँ एक्सप्लेन भी थोड़ा करना पड़ता है। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये है त्रिभुज, न्यून कोण, आप न्यून कोण अधिक से अधिक 3 कोण न्यून कोण हो सकता है, उससे अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 3 कोण ही होता है ना, क्योंकि 3 कोण आप रखोगे तो न्यून कोण हो सकता है, अधिक से अधिक 3 न्यून कोण आप रख सकते हो, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि 3 ही कोण होता है। आप मान लो 70 भी रखते हो, एक 70, दूसरा 30, तो कितना 70 30 100 हो गया, और तीसरा आप अगर 80 रख लो, तो अधिक से अधिक 3 न्यून कोण आप हो सकते हैं। नेक्स्ट, ये तो क्वेश्चन फॉल्ट है, ये वाला भी क्वेश्चन फॉल्ट है। 37 नंबर देखो, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, और ये क्वेश्चन में दोस्तों फॉल्ट है। इस प्रकार के क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दिया है इसमें। नीचे दी गई आकृति में AD भुजा BC पर लंब समद्विभाजक है। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD सर्वांग समता के किस नियम से सर्वांग सम है। देखो ये तो दोस्तों, जब भी आप लोगों को मैं बताया कि जब भी यहाँ पर क्या होगा,
समकोण वाला बात आएगा तो RHS का नियम को टिक कर देना, ये सही उत्तर हो गया। और आगे देख लो, अंतिम सवाल है हम लोग, किसी सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं होती है। सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है, याद रख लेना। ये था अंतिम सवाल, ठीक है। ये था दोस्तों आप लोगों का कुल 80 सवाल यहाँ पर मैं करा दिया हूँ। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो एक साथ इतना सारा वैरायटी अगर आप कर लोगे और इसको समझ के चल जाओगे एग्जाम में, मुझे नहीं लगता एक भी क्वेश्चन छोड़ेगा, क्योंकि इसी पैटर्न पर मैथ में आप लोगों को सवाल आएगा। मैं हर एक चीज़, इससे पहले भी मैथ का बहुत सारा वीडियो अपलोड किया, उसको भी जरूर देख लेना। जितना वीडियो मैं अपलोड किया उतना अगर देख के जाओगे तो मैथ में 40 फोड़ कराओगे, कोई भी आपको रोक नहीं सकता है, ठीक है। ये मेरा गारंटी। तो बस पढ़ो, रिवीजन करो, मेरी सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। भगवान करे आप सभी का एग्जाम बहुत बढ़िया जाए, बस मेहनत कर लो और एग्जाम पर फोकस करो। चलो, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।